हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चूँकि हमने पिछले पार्ट जो हमारा 6 था उसमें हमने मगध का उत्कर्ष और फिर उसके राजा, उसके वंश जो कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पर नंद वंशों के बाद जो साम्राज्य यहाँ पर मगध में आता है वो है मौर्य वंश। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसकी पूरी कहानी। ये अध्याय जो है 7 है। तो यहाँ पर देखते हैं, आज पिछले सिक्कों को ध्यान से देखें। इसके एक पीठ में सटा हुआ सिंह बैठा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक हमारे सिक्कों में क्या है, अशोक का प्रसिद्ध जो 4 शेरों वाला चिन्ह है वो देखने को मिलता है। ये सिंह जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश कौन सा था? मौर्य वंश था। तो अशोक एक बहुत ही महान राजा हुआ था। कैसे बना था इसकी भी कहानी इसी में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अशोक से पहले उसके जो पितामह थे यानी चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसकी कहानी देखते हैं। बनाने वाले कौन थे चंद्रगुप्त को? चंद्रगुप्त मौर्य किसने बनाया था? ये सारी कहानी हम इसमें देखने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धनानंद द्वारा अपमान, मतलब यहाँ पर ये हुआ था, नंद वंश जो था हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद, उसने एक बार क्या है, आचार्य कौटिल्य या चाणक्य की क्या कर दी थी? बेइज्जती कर दी थी या अपमान कर दिया था। और फिर वहाँ पर क्या है, वो कसम खा लेते हैं कि मैं तुम्हारे कुल का या तुम्हारे वंश का क्या कर दूंगा? सर्वनाश कर दूंगा। तो फिर वहीं से अपमान होके वो वापस लौटते हैं। वो बालक चंद्रगुप्त को एक छोटा बच्चा मिलता है उसको, चाणक्य को, और वहाँ पर वो चंद्रगुप्त छोटा बच्चा क्या खेल रहा था? राज कीलम नामक खेल खेलते हुए उस बालक को देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। उस समय क्या है, तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और उसके 2 जो आचार्य थे वो चाणक्य थे। अब यहीं पर चंद्रगुप्त ने वहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त की, और उस समय जिस प्रकार की भी शिक्षा प्रचलित थी वो सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की। और फिर क्या है, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। आगे देखते हैं। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया? उसको परास्त कर दिया। और फिर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी जिसमें चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक क्या मिल गए? उसको उपहार यानी गिफ्ट मिल गए। सेल्यूकस ने मेगस्थनीस नामक राजदूत जो है चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आगे देखते हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस मतलब जो भी यूनानी लेखक हैं, यूनान से आने वाले लेखक, इसको क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त को तो सेंड्रोकोटस नाम से अपने पुस्तक में लिखते हैं। तो चंद्रगुप्त हो या सेंड्रोकोटस, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए नाम यहाँ पर प्रयुक्त हैं। सो सेंड्रोकोटस कौन था? चंद्रगुप्त था। अब मौर्य प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो मेगस्थनीस की इंडिका और कौटिल्य यानी चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तकों में मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखता था, यानी बहुत ही केंद्रीकृत यहाँ पर प्रशासन था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी जिसके सदस्य जो है राजा को सलाह देने का काम करते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर क्या है, देखते हैं किस प्रकार मौर्य प्रशासन चलता था। तो क्षेत्र विभाजन किया गया, साम्राज्य हो गया, सबसे पहले साम्राज्य हो गया, फिर है प्रांत, फिर है जनपद और फिर है नगर और गांव।
तो नगर में 6 परिषदें होती थी, प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त नियुक्त किए जाते थे। आगे है जिम्मेदारी व्यक्ति, तो राजा जो है वंशानुगत होता था, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बनता है वो है बिंदुसार, और फिर उसके बाद अशोक, तो यही वंशानुगत कहलाता है। उसके बाद क्या है, मंत्री परिषद होती थी, फिर राज्यपाल होते थे, यानी जो उसमें प्रमुख राज्य होते थे उसके जो हेड को राज्यपाल कहा जाता था। स्थानिक यानी स्थानीय व्यक्ति होते थे, और गांव के मुखिया होते थे। तो ये जिम्मेदार व्यक्तियों में से हो गए। कर्तव्य क्या था, आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव किसका काम था, राजा का। और मंत्री परिषद का काम था राजा को सलाह देना। राज्यपाल का काम था प्रांतीय शासन व्यवस्था देख रेख करना, यानी न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य करना। स्थानीय शासन के काम था स्थानीय स्तर पर क्या है, व्यवस्थाओं को देखना। गांव के मुखिया का काम होता था गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। अब इतने बड़े साम्राज्य को अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था चाहिए होती थी। तो पहला था प्रांत, जनपद और नगर या गांव। तो इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन जो है राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति जो राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर दूसरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा के नीति खजाने को हमेशा भरा रखने का प्रयास किया जाता था। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। आगे देखते हैं, कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायिक संगठनों पर बिक्री कर आय के प्रमुख स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा भी रखा जाता था। आगे, राज्य में रहने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। आगे है, लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता जुलता है। अब आगे यहाँ पर है कि मेगास्थनीज ने अपनी भारत विवरण में उन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया जो उसने आश्चर्यजनक लगी। क्या आप बता सकते हैं इनमें से किनके बारे में लिखा होगा? तो कितनी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। तो ये क्या है, आश्चर्यजनक बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बिना मधुमक्खी के शहद निकालना, ऊन पेड़ों से गिरती है, पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं। तो ये शायद पहेलियां हैं जैसे जिनकी जड़ें तनों से उगती हैं। तो ये हो गई बरगद। बिना मधुमक्खी के शहद निकालना, तो ये हो गया गन्ना। ऊन पेड़ों से उगती है, तो ये हो गया कपास। पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, तो तोता हो गया। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज की नज़र में लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। महल सोने चांदी से बने होते थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्र 3 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष और जगह जगह कुएं थे। ये कौन लिख रहा है? मेगास्थनीज लिख रहा है। और चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा जो है बिंदुसार, याद रखना बिंदुसार है। एक जो बिंबिसार है वो हम महाजनपद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बिंदुसार है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर है अशोक। मगध का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बनता है? तो बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया था। उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था, और उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय करना। यानी कि जब अशोक जब शासक बनता है तो उसके सामने कलिंग एक ऐसा राज था जो उसके अंडर में नहीं था, इसलिए उसने
कलिंग की विजय करता है और फिर क्या है वो कलिंग विजय है उसकी अशोक की आखिरी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो इतना भावुक हो जाता है कि ये युद्ध करना ये सारी चीज़ें वो छोड़ के और धम्म की घोषणा करता है, जिसमें उसने ये मार काट पशु हत्या ये सारी चीज़ें बंद करने का आदेश देता है। तो एक ऐसा राजा जिसने क्या है अहिंसा के पथ पर चलने का भरपूर से प्रयास किया और उसमें वो सफल भी होता है, तो उसका नाम है अशोक। आगे देखते हैं, कलिंग एक स्वतंत्र राष्ट्र था जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ खड़ा हो सकता था। ये कॉमिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो वो कहते हैं हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। तो सेनापति, युद्ध में कितने लोग मारे गए? अब युद्ध होता है तो लोग तो मारे गए, तो यहाँ पर पूछते हैं कि कितने लोग मारे गए? लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। आगे है, युद्ध के भयानक दृश्यों को परिणाम देखकर अशोक क्या हो गए? बेचैन हो गए। अरे नहीं, ये कह रहे हैं अरे नहीं, उसने अपने मन में शांति ढूंढने के लिए कोशिश की, मेरे मन की शांति खो गई है। तो यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आते हैं, वो कहते हैं यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। और फिर क्या है, अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर राजा नहीं करते हैं, और उसने कलिंग को हराने के बाद ये फैसला किया कि भविष्य में वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। आगे देखते हैं, अशोक में परिवर्तन आने लगा और अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने विश्राम गृह और मरीजों के पशुओं तक के लिए उसने चिकित्सालय बनवाने का उसने पूरा कोशिश करता है। आगे उसने स्तंभ भी लगवाए जिसमें बहुत अच्छी बातें, कल्याणकारी बातें और अपना जो विचार है वो स्तंभ के माध्यम से सभी लोगों को बताने का वो प्रयास भी करता है। तो अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपर सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए थे। इस तरह से उसने शिलाओं और गुफाओं में संदेश खुदवाए थे कि देवनाव प्रिय आपको आदेश देता है कि सारी प्रजा क्या है, मेरी संतानें हैं और सबको कि ऐसा करना है, भलाई करनी है, जो भी है वो सारी चीज़ें उसने कहाँ, शिलाओं यानी बड़े बड़े पत्थरों पर और गुफाओं में खुदवाई थी जहाँ पर लोग ठहरा करते थे। आगे है, अशोक स्वयं राज्य से दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे, सुंदर, चमकदार तथा पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहां के अधिकारियों और लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने ये संदेश लोगों की बोलचाल यानी कि प्राकृतिक भाषा में लिखवाए ताकि आम जनता क्या है, आसानी से पढ़ सके। खंभों और चट्टानों पर खुदे इस संदेशों से हम अशोक के समय की बातें जान सकते हैं। अब यहाँ पर वो लिखता है, हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध में मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं ये बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। तो उसने धर्म, एक ऐसा धर्म जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ बहुत सारी बुराइयां ना हो, ऐसे धर्म की वो बात करता है। और उसने आगे ये है कि उसने अपने जीवन में प्रजा को सही राह दिखाने का कार्य भी करता है, जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया। मतलब कि प्रजा एक सही डायरेक्शन में जाए और इसके लिए क्या है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं और वो प्रजा को ये बताते हैं कि राजा क्या चाहता है और सारी प्रजा उन्हीं के अनुसार फॉलो करते हुए एक सही दिशा में जा सके। इसका काम था कि गांव-गांव, नगरों-नगरों जाकर सही व्यवहार की बातें बताए। आगे है, आइए अशोक का संदेश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारनाथ में यहाँ किसी जीवों को मारना नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर इसके संस्कार करते हैं। तो ये सब चीज़ें उसने गलत बताई और बोलता है कि बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। आगे, ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना चाहिए जिससे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को
दान देना इत्यादि। तो ये सांची स्तूप में इस प्रकार की बातें। आगे हैं प्राचीन अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था। अशोक इसलिए महान नहीं कहा जा सकता, उसने प्राचीन भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का शासन किया, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उनकी जन कल्याण की भावना के कारण उसे महान कहा गया। अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक हैं, तो ये हमें चर्चा करनी है। तो आगे देखते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक के लिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति या सभा कहते हैं। तो बौद्ध सभा होती है अशोक के समय, ठीक है, जिसको तीसरी बौद्ध संगीति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक जो है बौद्ध स्तूपों यानी धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं को रहने के स्थान का निर्माण करता है। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने ही करवाई थी। पीठ से पीठ सटकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज्य चिन्ह है, जो इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ एक बौद्ध संगीतियों की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध होती है अशोक के समय और चतुर्थ होती है कनिष्क के समय। चारों के चारों हमें याद करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य। अगर हम देखें मैप में तो देखो यहाँ पर भारत यानी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, बाकी पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये जो है ये था मौर्य साम्राज्य, बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो दक्षिण का छोटा सा भाग छूटा हुआ है, बाकी जो है पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था उस समय। आगे हम बात करेंगे और तो मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। तो मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे पतन के कारण हो सकते हैं। वंशानुगत साम्राज्य तभी बने रहते हैं जब इसमें योग शासकों की कड़ी बनी रहे। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी, अब अशोक ने इतना अहिंसा और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके जो पुत्र हुए और फिर पौत्र हुए, वो युद्ध उन्होंने करे ही नहीं। इससे क्या हो गई, जो शासन व्यवस्था हो गई वो दुर्बल हो गई। और फिर जब कोई और शक्तिशाली आ जाएगा तो फिर इस साम्राज्य का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आगे है उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे। धीरे धीरे जो उसका बहुत बड़ा प्रांत था, धीरे धीरे क्या हो गए, वो हाथ से जाने लगे। देश के विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्तियाँ क्या होने लगी, कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे, ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। अब यहाँ पर संगम साहित्य देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के समकालीन ही सुदूर दक्षिण में 3 राज्य, चोल जो कि कोरामंडल तट पर, चेर और पांडे थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें उन राज्यों के जीवन तथा संस्कृति का पता चलता है। तो ये संगम साहित्य के 3 थे, चोल, चेर, पांडे, जो कि बिल्कुल साउथ में ही स्थित थे मौर्य साम्राज्य के समय में। तो ये था, और इनकी जानकारी संगम साहित्य जो कि तमिल भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं शब्दावली। दूत, राजदूत जो था, राजा का दूत किसी दूसरे राजा के पास जाता है, वही राजदूत होता है। और मौर्य वंश देख लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक है और अंतिम शासक बृहदत्त होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।